मुझे कि मेरा जो सवाल हैं वो सारे कांग्रेस काल से जो हमने सीखा था वो वाले सवाल हैं। इसको पलट के देखते हैं कि ऐसा तो नहीं है कि हम जैसे लोग बेवकूफ़ी में पड़ गए हैं कि हर एक को शिक्षा मिल जाए, हर एक को स्वास्थ्य मिल जाए, जबकि हमारे देश के लोग जो हैं वो जब उन पर पर्सनली निजी तौर पे कोई विपदा आती है तो वो भगवान के पास और बाबा के पास जा कर के किसी तरह से अपने दुखों का बयान वहाँ कर लेते हैं और सोचते हैं अगर किस्मत में होगा तो बेहतर हो जाएगा, किस्मत में नहीं होगा तो यही हमारी नियति है, हमें अपनी नियति को स्वीकार कर लेना चाहिए, भगवान की इच्छा को स्वीकार कर लेना चाहिए। लेकिन साथ ही साथ उनको ये भी दिखता होगा कि हमारे जो नेता हैं, देखिए उन्होंने वो हमें मुफ्त में कुंभ भी करा रहे हैं, वो तीर्थ यात्राएं भी करा रहे हैं, वो हमारे गली मोहल्लों में नए बाबा उन्होंने दे दिए हैं जो हमारी मनोकामनाएं और हमारी कृपा, हमारे ऊपर कृपा कर रहे हैं। तो एक प्लेसिबो वो है कि भाई हम भगवान से ज़्यादा जुड़ गए, धर्म से ज़्यादा जुड़ गए, परंपरा से ज़्यादा जुड़ गए और अपनी जो आर्थिक स्थिति है उसके लिए सोचते हैं ये हमारी किस्मत है। तो अगर कोई माइंडसेट इस तरह का है तो हमारी बेवकूफ़ी है कि हम कह रहे हैं कि उसके बेटे को शिक्षा मिलनी चाहिए, स्वास्थ्य मिलना चाहिए और वो कुछ उसके एस्पिरेशंस होने चाहिए, वो भी कुछ डॉक्टर इंजीनियर बनने की कोशिश करे या इज़्ज़तदार ज़िंदगी जीने की कोशिश करे। एस्पिरेशन था ही नहीं, हम लोग इंजेक्ट कर रहे हैं। क्या ये समस्या हमारी है? थोड़ा सा मैं इसको लाइट वेट कर देता हूँ। समस्या तो बहुत गंभीर है। आपकी बात सुन करके लोगों को भी समझ में तो आता ही है कि क्या समस्या है, लेकिन धार्मिक होना एक बात है और धर्मांध होना है दूसरी बात है। हमारे देश में लोगों को लगता है बाबा, पंडित, मंदिर, मस्जिद इत्यादि जनरलाइज करके देखा जाए तो बस यही है। लेकिन अगर मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूं लोगों के समझने के लिए, तो ज़रूर ये कहा जाता है कि हिंदू धर्म सबसे पुराना धर्म है, हमारे देवी देवता, भाई इन्हीं के इर्द गिर्द हमारे देश में ना सिर्फ राजनीति बाकी चीज़ें भी चलती हैं। तो कुबेर यानी कि सबसे अमीर भगवान या जो भी कह रहे हैं धनी, वो तो इंडिया में नहीं है। इंडिया इज़ नॉट अमीर। तो कुबेर की तो कृपा दृष्टि कहीं अमेरिका, यूरोप के किसी देश वहाँ है, या स्विट्ज़रलैंड जैसे देशों पे जहाँ काला धन रखा हुआ है। आई मीन कुबेर इज ऑल धन, है ना। तो लक्ष्मी जी स्विट्ज़रलैंड में रहती हैं, हम तो ये कह सकते हैं। देखिए, और लोग यहाँ कमाई हुई लक्ष्मी भी वहाँ रखते हैं। ऐसा तो मोदी जी कह रहे थे वापस लाएंगे, नहीं लाए। हो सकता है लक्ष्मी ने मना कर दिया हो। लक्ष्मी का घर आई एम सेफ एंड हैप्पी हियर, उन्होंने ये कह दिया होगा मेरे ख्याल से कि आई एम सेफ एंड हैप्पी हियर, मैं बहुत खुश हूँ, ये मेरा घर है, तुम लोग कहाँ इंडिया ले जाने की बात कर रहे हो, सॉरी गो बैक। ये हमें लगता है कि लक्ष्मी जी स्विट्ज़रलैंड में स्विस बैंकों में आराम से जी रही हैं। अगर वो हिंदू लोग समझ पाए तो अगर लक्ष्मी हमारी होती तो यहाँ होती। बिल्कुल 80 करोड़ गरीब नहीं, 60 करोड़ गरीब नहीं होते यहाँ। खैर, इसी तरह से इंद्रदेव इतनी बढ़िया बारिशें करते हैं, पर इंद्रदेव तो यहाँ सूखा ला देते हैं, गलत मानसून आ जाती है। अभी इसी साल गलत समय पे बरस पड़े तब गेहूँ खराब हो गया, इस साल आम की फसल खराब हो गई उनकी वजह से। इज ही हैप्पी विद इंडिया? मेरे ख्याल से तो इंद्रदेव हैप्पी नहीं है। ये हम हिंदुओं को समझना पड़ेगा कि आप मंदिर जाके और बाबा लोगों की बातें सुन करके सोचते हो कि इंद्रदेव हमारे हैं। भाई इंद्रदेव तो मुझे लगता है कहीं उधर कनाडा में और यूरोप में बढ़िया बारिश करके इतनी बढ़िया बढ़िया फसलें उगा रहे हैं साउथ अमेरिका में। तो इंद्र इज नॉट कंसिडरिंग अस। हमारे से शायद उनको गुस्सा है। और अब वो प्रकोप ये नहीं करते भगवान जी के भस्म हो जाओ, और वो कहते मैं जा रहा हूँ, टाटा बाय बाय, और वहाँ चले गए। आप किसी भी हिंदू धर्म के देवी देवता की काबिलियत के हिसाब से आप इस देश में होने वाले हालातों की सिचुएशन को अगर रेखांकित करेंगे तो हमें तो लगता ही नहीं है कि हिंदू धर्म के देवी देवता इंडिया में बसे हैं। दे आर ऑल आउट देयर। सबसे बढ़िया हमारे श्री राम का डिस्कशन चलता है, कितना बढ़िया तीरंदाज थे। ऐसा कहा जाता है उनका तीर चलता था, वो टीवी में आता भी था, वहाँ करके जाता था और मार देता था। वो तो अमेरिका के पास है,
सारे बढ़िया जहाज उसके पास है, ईरान से वो लड़ रहा, क्यूबा से वो लड़ रहा, वेनेजुएला पे उसने किया, अफगानिस्तान से उसने लड़ा, सारे अच्छे हथियार तो वहाँ हैं। श्री राम यहाँ तो पैदा हुए थे अयोध्या में, मंदिर मात्र उस चीज़ का है। आजकल कहाँ है? ये सोचने वाली बातें हैं। मैं इसलिए मजाकिया बात कर रहा देवी हूँ सरस्वती का भी यही है, शिक्षा कहीं और है, हमारे यहाँ तो शिक्षा देखिए क्या बुरा। सो यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ, और जानबूझ के मैं इसको मजाकिया टर्म में प्यार से, बिना किसी की धार्मिक भावना आहत किए, और जिनकी आहत होगी वो समझ ही नहीं पाएंगे क्योंकि उनको धर्म का ध नहीं आता होगा। वो इसीलिए कि जो चीज़ हमें बताई सिखाई जाती है कि ये हमारे हैं और दुनिया में इनसे बड़ा कोई नहीं है। मुझे नहीं लगता कि कोई धर्म, ईसाई धर्म के अंदर धन के देवता हैं। मुझे नहीं पता कि ईसाई धर्म में तलवार लेके कौन से देवता जो हैं वो सुरक्षा देते हैं। नहीं है, कोई नहीं है। ये सब ग्रीक माइथोलॉजी से आई हुई कहानियां हैं जिसको हमने आजकल इन कहानियों में गढ़ दिया है। तो उतने तक है। एंड ग्रीक गॉड्स आर नॉट क्रिश्चियंस। इसका कोई मीनिंग नहीं है। तो जब तक देश इन चीज़ों से बाहर नहीं निकलेगा तब तक हमारे हिंदू धर्म के देवी देवता दूसरे देशों को अमीर, दूसरे देशों को ज़्यादा पढ़ा लिखा, दूसरे देशों को ज़्यादा एनर्जीवान, पैसावान, धनवान, काबिल बनाते रहेंगे, हमको नहीं बनाएंगे। बिकॉज वी आर नॉट फॉलोइंग व्हाट द रिलीजन सेज। रिलीजन ये सब करने के लिए नहीं बोलता है कि मुसलमान से झगड़ा करो और पॉलिटिकल खाली बातें तुम दिन भर करो। हर रिलीजन अच्छी बातें सिखाता है, काम करना, सबसे पहले तो कर्म करना सिखाता है। यहाँ कोई कर्म करना ही नहीं चाहता। पर एक प्रॉब्लम हमारी गवर्नमेंट्स के साथ भी है, इनके पास देने को काम नहीं है। गवर्नमेंट काम नहीं देती, गवर्नमेंट के पास काम नहीं है, पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, फिर भी कहते हैं 4 बच्चे पैदा करो, 5 बच्चे पैदा करो, नहीं तो मुसलमान की जनसंख्या बढ़ जाएगी। अनाज कौन देगा अगर बच्चे कोई पैदा कर रहा है तो? ये कहने वाले खुद तो एक भी नहीं पैदा करते। कोई साधु है, कोई साध्वी है, कोई योगी है, एक बच्चा खुद से पैदा नहीं होता, दूसरों को आप, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि ये लेगेसी वही है कि तुम देश को इतना बड़ा, इतना गरीब, इतना बेरोजगार और इतना हालात वाला बना दो कि आराम से इन गरीबों पे कंट्रोल किया जाए। तो 5 किलो राशन जो है वो उनको कृतज्ञ बनाए रखने की एक व्यवस्था है। जब रोज़गार उनके पास नहीं, और वो इस रिलेशनशिप को कि उनका रोज़गार होता, क्योंकि अगर सरकार ने चाहा होता या सरकार की नीतियाँ ऐसी होती, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को मजबूत किया होता, हमारे कल कारखाने चल रहे होते तो रोज़गार होता ना। तो कृतज्ञ बना के रखते हैं। एक लाइन में इस कृतज्ञता का रेखांकित करता हूँ। जिस देश में पौए में वोट बिकता हो, उस देश में हम इतनी बड़ी बड़ी बातें हम लोगों से कैसे अपेक्षा कर सकते हैं? पौए में वोट बिकता है। तो ये जो नेशनल कैरेक्टर हमारा बिगड़ा हुआ है, जो हमारी इंटीग्रिटी नहीं है, ये भी तो हमारी आर्थिक असुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है। बिल्कुल 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 आर्थिक असुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है। पैदा किसने की ये असुरक्षा? जब देश आज़ाद हुआ तो 33 करोड़ भगवान नहीं, 33 करोड़ लोग थे इस देश में। आज 140 करोड़ है। हम तो अपने बाप दादाओं से भी नहीं कह सकते कि तुमने बहुत बच्चे पैदा कर दिए। तुमसे ज़्यादा तो हम लोग खाट कबड्डी का ओलंपिक्स में मेडल ले आए। द फैक्ट ऑफ द मैटर इज वी आर सच अ लार्ज अनऑर्गेनाइज्ड विरोधाभासी जनसंख्या। हम बहुत बड़ी हैं एज ए जनसंख्या, हम बहुत ज़्यादा विरोधाभासी हैं एक दूसरे के। बंगाली, गुजराती, पंजाबी, तमिल, मलयाली, आई मीन विद ड्यू रिस्पेक्ट, सब आपस में भिड़े पड़े हैं कि मैं वो इंडियन कोई है नहीं। इंडियन सिर्फ 15 अगस्त और 26 जनवरी को है। बाकी दिन मैं मलयाली हूँ, मैं पंजाबी हूँ, मैं बंगाली हूँ, मैं उड़िया हूँ, मैं बिहारी हूँ, मैं यूपी का हूँ, मैं सो ऑन एंड सो फोर्थ। अब ऐसे माहौल में हम कैसे अपेक्षा करें कि हम साथ रह सकते हैं और साथ काम कर सकते हैं? तो आपस में लड़ने वाली एक सोसाइटी क्या इकोनॉमिक सुपर पावर बन सकती है? ना, आपस में लड़ने वाली नहीं, लड़ने वाली सोसाइटी भी नहीं बन सकती, चाहे आपस में लड़े, चाहे अड़ोस पड़ोस से लड़े। हमारे यहाँ
इकोनॉमिक्स का जो टॉपिक है ये नहीं होना चाहिए। हमारे यहाँ कॉमर्स का टॉपिक होना चाहिए। अब जिन लोगों को नहीं पता है वो जरा गूगल करके देख लेना कि इकोनॉमिक्स अलग होता है, कॉमर्स अलग होता है। हम अर्थव्यवस्था की बातें ना करें। हमारे यहाँ फाइनेंस मिनिस्टर्स हमको अर्थव्यवस्था सिखाते हैं, उन्हें हमें कॉमर्स सिखाना चाहिए। वो हैं भी फाइनेंस मिनिस्टर, उन्हें हमें कॉमर्स सिखाना चाहिए कि हम रोजमर्रा की जिंदगी कैसे जी पाएं, पर वो कर नहीं सकते। गरीब सरकारें हैं, दुनिया भर से पैसा लेकर के किसी तरह से इस देश को नहीं अपने आप को चला रही हैं। अब पैसा भी नहीं मिल रहा है। अब हालात वो हैं कि हमारे सरकारों के पास देश को, प्रदेशों को देने के लिए कुछ नहीं है। इसलिए अब उस स्केल पे ले जाओ इस देश को, अपने अपने प्रदेशों को, जहां पहले से जो उलझा हुआ हिंदू मुसलमानवाद, सांप्रदायिकता को लेकर के बातें थी, अब वो उस स्केल पे ले जाओ दैट विघटन हो। विघटन हो, बिल्कुल। जब एक परिवार में जहां 10 लोग रहते हैं, जब बहुत झगड़े भर जाते हैं तो कोई ना कोई तो घर छोड़ के चला जाता है। यहाँ कहने का मतलब ये नहीं कि कोई विदेश चला जाएगा। यहाँ कहने का मतलब ये है कि ये विघटनकारी नीतियां हैं इस सरकार की, बीजेपी की, जो चाहेंगे, क्या ये मिलेगा? चाहेंगे, लेट मी कंप्लीट, ये चाहेंगे कि वही समय आ जाए जो आजादी से पहले था, क्योंकि आजादी के खिलाफ थे ये लोग। मैं इस बात को चैलेंज करके कह सकता हूं कि आरएसएस की आइडियोलॉजी 47 से पहले जो थी आज भी वही है, विघटनकारी है। ये संभालने नहीं बैठे हैं, ये अपने उस उद्देश्य को पूरा करने बैठे हैं जिसमें ये चाहते हैं कि ये देश टूटे। मैंने आज तक किसी भी राजनीतिक दल को इस तरह से ऑपरेट करते नहीं देखा कि देश टूटने की कगार पे आए। ये तो चाहते हैं, ये ऐसा नहीं है कि ये नहीं चाहते, ये चाहते हैं। क्योंकि जैसा मैंने पहले कहा, ये अंग्रेजों के वो साथी थे, गुलाम थे, हम लोगों के माता पिता थे। हम लोग गुलाम थे जिन्होंने अपने आप को उस गुलामी की बेड़ियों से छुड़वाया। ये तो साथी थे, ये तो अंग्रेजों के वो साथी थे जो हमारी गुलामी की बेड़ियों को टूटने नहीं देना चाहते थे। तो आज की तारीख में ये उसी स्टेज पे ले जाने में जरा भी नहीं कतराएंगे। और रही बात देश में हिंदू मुसलमानवाद कराने की, हाँ, मैं आपके माध्यम से इस पूरे देश को बताना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी, बीजेपी और इनके जितने साथी आरएसएस के और बीजेपी, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल टाइप के लोग हैं, ये इस देश में हिंदू मुसलमानवाद कभी नहीं ला पाएंगे। ये सिर्फ कुछ घटनाएं कर सकते हैं। लेकिन आज भी मेरे सबसे ज्यादा सर्कल्स में जब मैं देखता हूं तो किसी को कोई हिंदू मुसलमान से प्रॉब्लम नहीं है। आप भी अगर देखें तो हेडलाइन मैनेजमेंट होता है, रोज की न्यूज चलती है, फलाने हिंदुत्ववादी तत्व ने फलाने मुसलमान को पीटा, मुसलमान ने फलाने को लड़की भगा ली। ये बहुत नेग्लिजिबल एग्जाम्पल्स हैं जी। आप दिल्ली में हैं, यहाँ नज़दीक में गाज़ियाबाद है, गाज़ियाबाद का एक एरिया है डासना, वो डासना में वो एक रहता है पागल बाबा, यति, अरे वो यति हो जो भी हो, कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि वो पागल बाबा है। वो हमेशा ऐसी पढ़ा लिखा आदमी, रूस में रहता था, नौकरी करता था, काम नहीं चला, यहाँ आके भगवा वस्त्र पहन के अब पिछले कुछ सालों से हिंदू मुसलमानवाद करता है। साफ शब्दों में कहें तो उसका असर कितने लोगों पे है? उसके खिलाफ जितनी एफआईआर है योगी आदित्यनाथ की सरकार ने कर रखी है, भले ही उसको अरेस्ट किया जाए ना किया जाए, लेकिन वो 4-5 इंस्टेंसेस छोड़ के इतने बड़े देश में, मैं मानता हूं कि कहीं मुसलमानों के साथ बुरा होता है, अरे मुसलमानों से ज्यादा तो हिंदू खुद अपने हिंदुओं पे बुरा करता है। बेशक, जितना भी सो कॉल्ड शब्द अच्छे नहीं लगेंगे कहने में, लेकिन SC ST हमारे कैटेगराइज जो लोग हैं हिंदुओं में, उनको सवर्ण कितना प्रताड़ित करता आप है, देखिए, क्या मैं- इसमें कहने की आवश्यक। मैं आज बता रहा हूं कि टोटल निकाल के अगर कभी किसी तरह से ये निकाल के देखा जाए तो हमारे देश में हिंदुओं द्वारा या हिंदुत्ववादियों द्वारा मुसलमानों को जितना प्रताड़ित किया जाता है, उससे कहीं ज्यादा ये हिंदुत्ववादी सवर्ण इस देश के हिंदुओं को ही परेशान करते हैं, हिंदू औरतों को, बच्चियों को। आप
कैलकुलेशन निकाल के देख अरे लीजिए। जितने भी बलात्कार के आंकड़े देख लीजिए, बलात्कार हत्याएं जो हिंदू महिलाओं की हुई हैं वो किसने की हैं? मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि इस देश को अगर बर्बाद किसी ने किया तो इन्हीं हिंदुत्ववादी तत्वों ने किया, क्योंकि इनकी लेगेसी में है कि वो देश को मानते ही नहीं है। संविधान के तौर पे प्रधानमंत्री बने रहने के लिए, मुख्यमंत्री बने रहने के लिए बोलना तो पड़ेगा ना कि मैं संविधान में मानता हूं, बोलना तो पड़ेगा कि तुम सब मेरे भाई हो, बोलना पड़ेगा मेरा भारत महान। किस भारत की बात करते हैं ये? वो उस भारत की बात करते हैं जिसे ये परतंत्र रखना चाहते थे। ये उस भारत माता की पूजा करने की कोशिश करते हैं जिस भारत माता की गुलामी की बेड़ियां ये टूटने नहीं देना चाहते थे। ये उस वंदे मातरम की बात करते हैं जिसके खिलाफ थे। आरएसएस और आरएसएस से निकले ये जितने बीजेपी और बजरंग दल और एबीवीपी और जितने भी हैं, ये उस वंदे मातरम के खिलाफ थे, क्योंकि वंदे मातरम उस संस्था से आया, देश में आया जो अंग्रेजों को भगाना चाहता था। और ये आरएसएस, हेडगेवार और गोलवारकर की चलाई कंपनी उन अंग्रेजों के पैर पकड़ के चरण वंदना करते थे कि मत जाओ। तो ये असलियत है, ये हकीकत है। इसके खिलाफ आज की तारीख में कितना ही प्रोपागेंडा मचा दिया जाए, देशद्रोही तो यही निकलेंगे, हम लोग नहीं। हम तो सच्चाई बयान करते हैं जो है। कोई न्यायालय आज की तारीख में हमसे ये नहीं कह सकता कि आरएसएस जो है वो अंग्रेजों के दोस्त नहीं थे, हिंदू महासभा अंग्रेजों की दोस्त नहीं थी। क्या ये कोई न्यायालय भी कह सकता है? हमसे नहीं कह सकता। ये फैक्ट ऑफ हिस्ट्री है। पर ये जरूर है कि ये आज की तारीख में भी अपने राजनीतिक पूर्वजों के सपनों को संजोए हैं और इस देश को तोड़ने के लिए हर मक्कम कोशिश कर रहे हैं। और इनके पास इतना टोटा है अपने नायकों का, हीरोज का, कि उन्हीं अपराधियों को, जिनको अपराधी कहना चाहिए, जो महात्मा गांधी की असैसिनेशन में जिनका नाम था बाद में हटवाया गया, उन लोगों को झाड़ पोछ करके नया कलेवर दे करके नया बायोडाटा उनका पेश कर रहे हैं देश के सामने कि वो बहुत बड़े क्रांतिकारी थे, वो स्वतंत्रता सेनानी थे। और उनके जेल को उन्होंने स्मारक बनाया है जिस जेल में वो रहते। अरे भाई, आपने ये सब कुछ नहीं किया था, आपने बार बार माफ़िया मांगी थी। मगर खैर ये दौर है जहाँ पर उनको आज़ादी है कि वो किताबें लिखें। अभी आपने जब कहा कि हिंदू मुसलमान आपस में असलियत में नहीं भिड़े हुए, मैं जब इस तरह की बात हम लोग करते हैं ना, कुछ लोग आके नीचे लिखेंगे कमेंट्स में कि आप किसी मुस्लिम बहुल इलाके में रहिए, किसी मुस्लिम क्षेत्र में रहिए जाके, तब आपको असलियत पता चलेगी। जबकि मैं जामा मस्जिद पुरानी दिल्ली में रहती हूँ और मेरे इस पूरी गली में और इस पूरे इलाके में हिंदू मुसलमान ना सिर्फ बराबरी के एक साथ रह रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग इस जो हमारी पूरी इकॉनमी है, जो यहाँ पर जो होटल्स हैं, जो यहाँ वो कारों का कारोबार होता है, स्पेयर पार्ट्स का कारोबार होता है, जो कुछ काम है वो सारे हिंदू ही आते हैं, वही यहाँ आके बैठते हैं, उठते हैं और एंजॉय करते हैं, जाते हैं। और ये लोग, इन लोग कैसे बोल देते हैं कि आप हिंदू इलाके में, मुस्लिम इलाके में रहिए तो पता चलेगा। चलिए, आशा करते हैं कि ऐसा कोई कमेंट आए जैसा आपने कहा कि जिसमें कहें कि भाई मुस्लिम इलाके में जाके देखो, रहो, पता चलेगा। उन कमेंट्री करने वालों से मेरी एक दरख्वास्त है, कभी एक ऐसे हिंदू मोहल्ले में जाके देखो जहाँ ब्राह्मण से लेके दलित तक सब साथ रहते हैं। ऐसा नहीं होता। अरे मैं यही तो चाहता हूं, नहीं बनाए। मुसलमानों की सोसाइटी और एरिया के बारे में बात करने से पहले ऐसे लोगों को अपने गिरेबान में झांक के देखना चाहिए, जहां ग्राउंड फ्लोर पे ब्राह्मण रहता हो और फर्स्ट फ्लोर पे कोई दलित रहता हो। कोशिश करके देख लें। मैं तो यह गारंटी कहता हूं कि बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में, चाहे बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, खास करके यहाँ बड़ा चलता है मामला ये। एक बिल्डिंग बनाइए जिसके अंदर बेडरूम की फर्स्ट फ्लोर, ग्राउंड फर्स्ट सेकंड थर्ड सब एक के ऊपर एक हो, सारे फ्लैट्स की डिज़ाइन एक हो, किचन के ऊपर किचन, किचन के ऊपर किचन, बेडरूम के ऊपर बेडरूम, ड्राइंग रूम के ऊपर, और जो लैट्रीन है वो भी एक के ऊपर एक होनी चाहिए। और उसमें ग्राउंड फ्लोर पे ब्राह्मण रखो, ऊपर दलित रखो, देखो ब्राह्मण वहां जी सकता है कि नहीं, क्योंकि लैट्रीन ऊपर वाली जो है वो दलित इस्तेमाल कर रहा होगा। गारंटी कहता हूं, मुसलमानों की बात करने से पहले हिंदू अगर हमारे जैसे अपने गिरेबान में झांक लेना तो आईना देख के आईना तोड़ दें, क्योंकि खुद के मुंह पे तमाचा मारने की तो हिम्मत नहीं होगी ऐसे लोगों की।
कहने का मेरा मतलब बहुत साफ है कि इस देश में हिंदू मुसलमानवाद आज की तारीख में 90% से ज़्यादा लोगों के जहन में है ही नहीं। अगर होता, मेरी शायद आपसे ही एक बार मुलाकात और बात के अंदर मैंने कहा था कि अगर अब्दुल चला जाता तो यहाँ तो जी, पंचर कौन लगाता, हाँ, मुर्गा और बकरा कौन खिलाता। कहने का मतलब ये है दिस इज अ पॉलिटिकल स्टोरी। राजनेता अपने फायदे के लिए ये करते हैं। कहीं आपको राजस्थान और उत्तर प्रदेश में मांस मच्छी ना खाने की बातें करते हैं और वहीं बिहार और बंगाल में खुद मछली हाथ में लिए और खा मंगल खा को के मंगल को खाते हैं। तो देखिए, ये जब जो हो रहा है, ये मेरे ख्याल से ये कहा जाए, मेरे 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 अपने ओपिनियन से, तो ये इस ठोक तंत्र का अंत है। लोगों को लगता है अब तो इतना हावी हो गई है बीजेपी और मोदी का, ईडी, सीबीआई, चुनाव आयोग, न्यायालय पे इतना कंट्रोल हो गया है कि अब कोई अंत नहीं होगा। अब तो यही 10,000 साल तक बीजेपी रहने वाली है। लेकिन ये मॉडर्न एरा ऑफ सिविलाइजेशन जो है, इसके कुछ नियम ऐसा सोचने वाले भूल जाते हैं। यहाँ जब आप गेंद हवा में उछालते हैं तो वो जितनी हाइट पकड़ सकती है वहाँ तक जब पहुँच जाती है तो उसके बाद उसी वेग से नीचे गिरती है। अब जो आप इस समाज में इन राजनीतिक दलों की हालत देख रहे हैं, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो या क्षेत्रीय दल हो, अब ये अनकंट्रोल्ड मिसाइल्स बन गए। स्पेशली बीजेपी अपनी हर उस बात से हट चुकी है जो कह के और करके आज से 1 दशक पहले केंद्र में आई थी और कई राज्यों में बीच बीच में शासन में आई है। उसने बिल्कुल, क्षमा चाहूँगा, उस कोठेवाली का रूप अपना लिया है जो आने वाले हर ग्राहक के साथ उसी की भाषा में बात करने लगती है। ये हो गई है भारतीय जनता पार्टी। ये बंगाल में मछली खाएगी, ये गोवा में बीफ सप्लाई कर्नाटका से पूरा करेगी, ये केरल में बीफ सप्लाई करेगी, भले ही पावर में आए चाहे ना आए, ये असम में मिथुन बोल देगी और हो सकता है यूपी में चक्रवर्ती बोल दे। यानी अब इसका कुछ भी लॉजिकल, कई लोगों को मेरी बातों से लॉजिकल समझ नहीं आ रहा होगा क्योंकि इनकी खुद की बातों में कोई लॉजिक नहीं है। ये अब प्रांतवादी हो गए हैं। जो क्षेत्रीय दल होते हैं ये अब खुद हो गए हैं, नाम एक ही है। अर्थात अब ये हेल्पलेस हो रहे हैं। अब इनके पास इस देश को चलाने की कोई भी लॉजिक, ताकत, काबिलियत तो पहले भी नहीं थी, अब बची नहीं है। अब ये विघटन पे जाएंगे। अब ये अपना वो उद्देश्य पूरा करने की कोशिश करेंगे, भागते भूत की लंगोट ही सही, किसी तरह ये कोशिश करेंगे कि इस देश में विघटन हो। 10 सालों से लोग कहते आए हैं संविधान बदल देंगे, ये लोग हिंदू राष्ट्र बना देंगे। वो सब नहीं कर सकते। 90% हिंदू जनता वाले तमिलनाडु में बीजेपी फेंक दिया जाता है इलेक्शंस में, इसलिए वो नहीं कर सकते। ये एक ही चीज कर सकते हैं जो इतिहास गवाह है पूरी दुनिया में, कि जब कोई डिक्टेटर होता है, जब कोई तानाशाह होता है, जब उसका अंत आ रहा होता है, तो वो अपने ही लोगों का सबसे ज़्यादा बुरा करता है। आपको क्या लगता है, बंगाल इलेक्शंस हुए, अब हमने देखा किस तरह का ये अफरा तफरी है। लोग अब ये कहते हैं, ख़ासकर जो इस सरकार के समर्थक हैं, कि अब पूरे देश में और सब जगह जितने भी प्रमुख राज्य हैं उन सब जगह बीजेपी आ गई है, अब ये मुकम्मल हो रहा है। इस दौर में सामाजिक सद्भाव और सामाजिक जो कहना चाहिए कि आपस की भलमनसाहत है, वो कितनी देर तक बनी रहेगी? क्योंकि बहुत नाम ले करके एक दूसरे समुदायों के ऊपर बातें हो रही हैं, और ये गड़ासे ले करके, तलवारें लेकर, आपने देखा कितने बड़े बड़े तलवारें बरामद हो रही हैं ऐसी जगहों से जहाँ उम्मीद भी नहीं थी। तो ये जो तलवारें कहीं बनाई जा रही हैं और बांटी जा रही हैं, गड़ासे कहीं, और वो युवा भी निकल रहे हैं लेकर के, आगजनी हो रही है। बीते 10 सालों में जब कभी भी कोई बड़ा राज्य बीजेपी जीतती है तो उनके समर्थक आने वाले 1-2 हफ्ते के लिए ऐसी भाषा बोलते हैं।
उसके बाद वो सोशल मीडिया टॉक खत्म हो जाता है, मीडिया के डिबेट्स खत्म हो जाते हैं। वो सिर्फ उतने ही एक्साइटमेंट जो कहा जाता है वो 2-4 हफ्ते का रहता है। लेकिन इनका ये जो इस समय 2026 में कहना ये है कि हम काबिज हो गए हैं उत्तर भारत में, पूरब भारत में, पश्चिम भारत में, तो अब इसमें सवाल ये नहीं है कि ये जनता का मूड है या जय बाबा ज्ञानेश जैसे लोगों का कर्म है। क्योंकि अगर ये जनता का मूड होता तो इन लोगों को ना तो इतनी ज्ञानेश जी के साथ मिलकर के मीटिंग्स करनी पड़ती और ना ही चुनाव आयोग को इतनी मेहनत करके, इतनी सिक्योरिटी लगा करके, इतना घाल मेल करके चुनाव जिताना पड़ता। मैं ये मानता हूं कि चुनाव आयोग हो, न्यायालय हो और जितनी संस्थाएं हैं, चाहे सीबीआई, पुलिस, ईडी, ये सरकार के वश में रहती हैं। बहुत से लोग कहेंगे कि नहीं न्यायालय भी रहता है। तो ये चीज़ें बड़ी नॉर्मल है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए जिसकी लाठी उसकी भैंस होती है, आज भी है। अर्थात ये पब्लिक मूड नहीं है। अर्थात सोशल मीडिया और मीडिया पे दिखाए कुछ क्लिप्स से या कॉल सेंटर में बिठा करके बीजेपी जो अपने आईडीज चलाती है, अकाउंट चलाती है, हैंडल चलाती है, उसको ही सच्चाई मान लेना, ये हमारी भूल है। असलियत ये है कि अब जब ये चरम पे आ गई है इनकी, इसके आगे इनके पास कोई जाने का रास्ता नहीं है, तो अब इस ठोकतंत्र को बंद करना होगा। और लोकतंत्र के बाद, ठोकतंत्र के बाद आगे सिर्फ 2-3 चीजें होती हैं। हर देश का यही हुआ है। जब कभी भी इस तरीके का ठोकतंत्र कहीं भी चला है तो उसके बाद या तो पब्लिक अनरेस्ट हुआ है, सिविल वॉर का शब्द मैं नहीं दूंगा क्योंकि मैं ना चाहूंगा, लेकिन पब्लिक अनरेस्ट जब होता है, अच्छे अच्छे राजाओं, शासकों, सरकारों को उखाड़ के फेंक देता है। ऐसा नहीं है कि देश में हमारे कोई नपुंसक जीते हैं। दूसरा, एक्सटर्नल प्रेशर्स आता है। जब किसी भी देश में बहुत ज्यादा इंटरनल इश्यूज, फ्रिक्शन, घर्षण शुरू हो जाता है दो अलग सोच के बीच में, ये एक्सटर्नल प्रेशर्स एंड फोर्सेस आपके देश की इकॉनमी खराब कर देते हैं और अच्छी भली ऐसी नालायक सरकारों को उड़ा देते हैं। ये रहा है। इसके उपरांत भी एक चीज होती है जो हमारी सरकार ना भूले कि इकॉनमी जब डाउन होती है, घर टूटता है, देश टूटता है। लेकिन हमारे और आपके जैसे लोग आज भी इस देश में हैं जो देश नहीं टूटने देंगे। अगर ऐसे हालात आता है, अपने प्राणों को न्यौछावर करके ऐसी सरकारों को भगाएंगे। अंतिम बात, और ये इतिहास बता रहा हूं पूरी दुनिया का, भारत का मिला के, आजाद भारत का नहीं, उससे पहले का और उससे पहले के बाकी के देशों का, और आज भी कई देशों का ये उदाहरण है। हमारी फौज में स्प्लिट पैदा हो जाता है। जो चीज जयप्रकाश नारायण ने करने की कोशिश की थी, जिसकी वजह से इमरजेंसी लगी थी, इंदिरा गांधी को पता था स्प्लिट पैदा हो जाएगी, क्योंकि जब सेना के अंदर अति जब हो जाता है तो सेना में स्प्लिट हो जाता है। कई देशों में हुआ है, अभी मॉडर्न एरा में हुआ है, इतिहास में हुआ है, हमारे देश में भी हो सकता था। 1975 में जयप्रकाश नारायण ने यही किया था। तो ये क्या गारंटी है कि आगे नहीं हो सकता? इतना ही कहना चाहूंगा गवर्नमेंट्स में बैठे लोगों को, चाहे राज्य की गवर्नमेंट्स हो, चाहे केंद्र की गवर्नमेंट हो, आप अपना भला करने के नाम पे, अपने पैसे कमाने के नाम पे, अपने पार्टियों के लाभ के नाम पे देश और जनता को ना तो मूर्ख समझें और ना इतना दबाएं कि जब प्रेशर कुकर की सीटी दबाओगे तो सेफ्टी वॉल्व फट जाएगा, और वो भी दबाओगे तो कुकर फट जाएगा। ये नरेंद्र मोदी सबसे बेहतर जानते हैं, क्योंकि सीटी भी उन्होंने दबाई है, सेफ्टी वॉल्व पे भी पैर उन्होंने रखा है, आग भी उन्होंने लगाई है, अंदर पानी भी उबल रहा है। ये उन्हें पता है। हम और आप अटकलें लगा सकते हैं, आम जनता अटकल लगा सकती है, लेकिन जो खाना बना रहा है उसे पता है ना कितनी देर में चावल बनेंगे, उसे पता है कि उसने सेफ्टी वॉल पे पैर रखा है, उसे पता है कि उसने हर चीज को अंडर प्रेशर कर रखा है, उसे पता है कुकर फटेगा। इस सवाल का जवाब वही दे सकता है। भारत में जिस तरह की गैर बराबरी है समाज के अंदर, आर्थिक गैर बराबरी,
आपको लगता है कि ये गैर बराबरी अपने आप में इस्तेमाल हो रही है सियासत में? क्योंकि अगर ये लोग अच्छे हालात में होते आर्थिक तौर पे, तो ये सड़कों पर इस तरह नंगी तलवारें लेके नहीं निकल रहे होते। क्या लगता है ये गरीबी इस्तेमाल की जा रही है? ऑटोमेटिक है ना। देखिए, तो ये बनी रहेगी, फिर तो इसको कोई ख़त्म नहीं करेगा। इसी को माओवाद कहते हैं। पीपल हैव नॉट रेड थिंग्स कि भाई माओइस्ट बिहेवियर क्या है, माओवादी बिहेवियर क्या है, जो ये बीजेपी वहाँ से सीख के आई है और हमारे पे इम्प्लीमेंट कर रही है। आपको गरीब रखेंगे, आपको भूखा रखेंगे, आपको अपने सम्मोहन में रखेंगे, जो कहा जाएगा वो करेंगे, तलवार निकालो, मारकाट करो। डे टू डे लाइफ में इन युवाओं का हाई पॉइंट ही यही है कि इनको नशा कराया गया और इनसे नारे लगवाए गए और इनसे हमले कराए गए। मुझे वो बात तो समझ में आती है कि ये इनसे करवाया गया, लेकिन इन लोगों को ये नहीं समझ में आता कि इसके बाद क्या होगा। इन लोगों को लगता है, देखिए, कानून, पुलिस, अब ये सब कहाँ होता है? पुलिस खड़ी रहती है, हो रहा होता है। इन लोगों की मदद करती है या कम से कम खड़ी रहती है। हाँ। तो इसके बाद क्या होगा? एवरीथिंग हैज़ अ फॉलो अप, एवरीथिंग हैज़ अ फ्यूचर। इसके बाद फिर आप अनरेस्ट पैदा करोगे, फिर जो बाकी देश के लोग हैं फिर खड़े होकर के इनके साथ वो करेंगे जो ये कर रहे हैं। अनरेस्ट होगा, सिविल वॉर नहीं होगा। सिविल वॉर की रीजनिंग अलग होती है, लेकिन फिर मारकाट होगी। हारेगा कौन? आम जनता नहीं हारती। आम जनता की संख्या बहुत बड़ी होती है। जिसके साथ पुलिस है वो जीतेगी, पुलिस से ही चल रहा वो है भी सब मार कुछ। खाएगी। माफ करिएगा, दुनिया का इतिहास है जहां पुलिस, सेना और आम जनता में से कुछ वो सिलेक्टिव ग्रुप, जब उन्होंने देश की जनसंख्या और जनता पे अगर आक्रमण किया है तो वो हारे हैं, जनता जीती है।